नमस्कार मित्रों, वेलकम अगेन। इस वीडियो के अंदर हम WTS की जो करंट रिलेटेड है या फिर W का जो स्टैटिक है, सब कुछ WTS से रिलेटेड है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। तो WTO से पहले के बारे में बात करें तो 1947 के अंदर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ साइन किया गया था। इंडिया उसका एक मेंबर था। इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ये एक एग्रीमेंट था, दिस वाज इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो 23 कंट्रीज़ के बीच में हुआ था। कब? 1947 में हुआ था। ये 1947 में हुआ था और 1948 के अंदर ये फोर्स के अंदर आता है। 1948 के अंदर तो इसके अंदर बात की गई थी फ्री ट्रेड को, फ्री एंड फेयर ट्रेड को इंटरनेशनल रेजिम में प्रमोट करने की और टैरिफ को कम करने की और नॉन टैरिफ मेजर को भी कम करने की। नॉन टैरिफ मेजर जैसे कि कोटा सिस्टम है उनको कम करने की बात की गई थी। कमिंग इनटू पिक्चर इन 1948 इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। WTO का भी इंडिया फाउंडिंग मेंबर था। फिर इसके 8 राउंड चले थे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के। गेट के 8 राउंड चलते हैं, ठीक है। इसके 8 राउंड ऑफ नेगोशिएशन चलते हैं। 8th राउंड था जिसका नाम क्या था? रुग्वे राउंड ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 1994, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है, ये साइन किया जाता है 1994 में। फिर उसके बाद में 1995 में क्या है, WTO बनता है। WTO का फॉर्मेशन होता है अंडर माराकेश ट्रीटी। तो फॉर्मेशन ऑफ WTO टेक प्लेस इन 1995। युरुग्वे राउंड थे वो 8th राउंड थे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो इसके 8th राउंड में ही इसका आउटकम था, वो वन ऑफ द आउटकम वाज WTO था, ठीक है। तो इसका अनदर आउटकम्स ऑफ द यूरुग्वे राउंड के अनदर आउटकम्स क्या क्या हैं? पहला तो WTO है, दूसरा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो IPRs हैं वो सारे इसी से आए हैं। फर्स्ट टाइम IPRs हैं वो युरुग्वे राउंड्स के अंदर आए थे। देन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस है, वो भी किसके अंदर है? इसके अंदर आता है। ट्रिप्स मैकेनिज्म, ट्रिप्स इससे आया है, युरुग्वे राउंड से ट्रिप्स आया है। IPR ट्रिप्स। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस के अंदर क्या है, एक और साइन किया गया है, SDR साइन किया गया है 2017 के अंदर, जो कि एक प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट है। उसके बारे में हम देखेंगे अभी। तो ये सारी बातें होगी इसके रिगार्डिंग। फिर WTO का जो फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन होता था, उसको WTO में जो फर्स्ट राउंड था वो उसको बोलते हैं दोहा राउंड। दोहा राउंड कब शुरू हुआ था? 2001 में WTO के अंदर नेगोशिएशन स्टार्ट हुए थे, उसको बोला जा रहा है 2001 से, ठीक है। जिसको अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, दोहा राउंड ही अभी चल रहा है, ठीक है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबर कितने हैं? 164 मेंबर हैं। लेटेस्ट मेंबर है वो अफगानिस्तान है। 2016 में लेटेस्ट मेंबर ऐड किया गया था, ठीक है। दैन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड WTO के बीच में क्या है? तो गेट क्या थी? ये ट्रीटी थी। WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं था। गेट के अंदर WTO के अंदर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है। इसके अंदर एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है जिसका कितने मेंबर होते हैं? 7 मेंबर्स होते हैं, जिसका मिनिमम कोरम कितना है? 3 है। अभी कितने उसमें मेंबर हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में? एक ही मेंबर हैं। US अलाउ नहीं कर रहा है इसके अंदर और अपॉइंटमेंट, तो जिसके कारण क्या है, ये बॉडी है जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है WTO की, वो काम नहीं कर पा रही है क्योंकि इसमें एक ही मेंबर है और इसके लिए मिनिमम कोरम क्या है? 3 है। जब गेट क्या थे? वाज एसेंशियल फॉर ट्रेड एंड इश्यूज, ट्रेड एंड नॉन टैरिफ इश्यूज इसमें डिस्कस किए गए थे। टैरिफ दैन WTO के अंदर तो बहुत सारे इशू हैं, IPR है, देन सर्विसेज हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज आएंगे अभी। दैन गेट वाज स्मॉल, इसका सेक्रेटरीट नहीं था। WTO का अपना फुल फ्लेज सेक्रेटरीट है। दैन व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? कौन कौन से हैं WTO के? WTO का प्रिंसिपल, इट इज़ वर्किंग ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को एक बनाना है। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब जो फॉरेन गुड्स हैं उनको हम इक्वली नेशनल ट्रीटमेंट देंगे, यानी कि जो चाइना से गुड आ रहा है, चाइना से हम कोई मोबाइल मंगवा रहे हैं तो वो हमारे कंट्री के अंदर कोई इंडिजीनियसली मोबाइल प्रोड्यूस कर रहा है तो दोनों को हम सेम मानेंगे, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल्स के अंदर हम क्या है, उस पर कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी भी तो लगाएंगे हम, किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो क्या कस्टम ड्यूटी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी माना जाएगा? फिर नहीं, कस्टम ड्यूटी को नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नहीं माना जाता है। कस्टम ड्यूटी को नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नहीं माना जाता है। ये एक इंडिविजुअल, हर कंट्री का राइट है कि वो कस्टम ड्यूटी लगा सके।
ये क्या होगा, इरेज, ठीक है। तो ट्रेड बैरियर शुड बी, तो अनदर प्रिंसिपल इज ट्रेड बैरियर को कम करना है, ठीक है। दैन डेवलपिंग कंट्रीज शुड रिसीव द प्रेफरेंशियल टर्म ऑफ ट्रेड, तो डेवलपिंग कंट्रीज को प्रेफर किया गया है इसमें। दैन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है WTO के अंदर, हर एक कंट्री का एक ही वेट, हर कंट्री का एक वोट होता है और उस वोट की वैल्यू क्या है, WTO के अंदर एक वोट की वैल्यू क्या है, 1 ही है। जबकि IMF में अलग वैल्यू होती है, उसमें वोट की अलग वैल्यू है, इसमें अलग है। इसमें 1 कंट्री 1 वोट है, ठीक है। 1 नेशन 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक। स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट है डेवलपिंग कंट्री और पुअर नेशन को हम क्या है, डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट करेंगे। मोस्ट फेवर नेशन का स्टेटस क्या होता है, ये मोस्ट फेवर नेशन जैसे नाम से लग रहा है कि कंट्री को फेवर कर रहे हो, परंतु ये क्या है, ये कि ये सबसे अच्छा प्रिंसिपल है इसका। ये बोलता है कि यदि आप एक किसी को दोगे, किसी एक कंट्री को फेवर करोगे तो आपको सबको फेवर करना पड़ेगा। फिर किसी एक को स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे तो बाकी सभी को क्या है, स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इसमें कोई स्पेशल नहीं होता है, ठीक है, सबको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसमें सम एक्सेप्शन दिए गए हैं, कुछ एक एक्सेप्शन है जैसे कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अंडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं दैट इज अलाउड। दैन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ कर सकते हो आप, सॉरी। द नेशनल ट्रीटमेंट है, तो जो इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्टेड प्रोडक्ट को हम नेशनली ट्रीट करेंगे। जो हमारे देश का कंट्री चाइना से मंगवाएंगे वो हमारे देश का जो प्रोडक्ट होगा उनको एक ही नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इम्पोर्टेड एंड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। दैन इसका जो है गवर्निंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। WTO की सबसे जो इम्पोर्टेंट बॉडी है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो कौन सी है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। इसमें क्या होते हैं, हर एक कंट्रीज़ के मिनिस्टर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये मिनिमम इसको माना गया था कि 2 साल में इसका जो मिलना होता था एक बार। तो ये अभी लास्ट मीटिंग हुई थी 2017 के अंदर हुई थी, उसके बाद से कोई इसकी मीटिंग नहीं हुई है। इंडिया को इसमें कॉमर्स मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं वो इंडिया को WTO में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज़ हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, मीट ट्वाइस अ ईयर इन जनरल, परंतु अभी नहीं हुई है कोविड के कारण। इसके बाद में इसकी जो है सेकंड नंबर पे बॉडी आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्रेंस इज हाईएस्ट, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। उसके नंबर 2 पे आती है जनरल काउंसिल एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ये 2 बॉडीज हैं अलग अलग। तो ये क्या है, नंबर 2 पे आती है। जनरल काउंसिल है वो परफॉर्म करती है डे टू डे वर्क एंड इम्प्लीमेंट द मिनिस्ट्रियल काउंसिल को डिसीजन को इम्प्लीमेंट करती है। जो जनरल काउंसिल आल्सो मीट द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी की तरह भी मीट करती है। तो कौन सी बॉडी मीट करती है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी की तरह WTO की, वो है जनरल काउंसिल, ठीक है। तो टू अंडरटेक द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मेंबर, डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड हमने अभी देखा था 7 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये कोई डिस्प्यूट्स होता है उसको ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म है। दैन थर्ड जो लेवल पे बॉडी आती है वो काउंसिल ऑफ ट्रेड होती है। काउंसिल ऑफ ट्रेड बनाई गई है, जैसे गुड्स के लिए अलग काउंसिल है, ट्रिप्स के लिए है, दैन सर्विसेज के लिए है। ये 3 काउंसिल है, गुड्स के लिए, ट्रिप्स के लिए, सर्विस के लिए। इसके काउंसिल ऑफ ट्रेड है, थर्ड लेवल पे बॉडी है। और एक होता है डायरेक्टर जनरल, जो कि हर 4 साल के लिए चुना जाता है, 4 ईयर्स के लिए। पहली बार कोई इसका WTO का डायरेक्टर जनरल है, महिला है, अफ्रीका से कोई महिला है, एन ओ कुछ नाम है उसका। दैन इट इज हेड कर रहा है WTO, 4 ईयर के लिए चुनी जाता है इसमें डायरेक्टर जनरल। तो WTO की क्रोनोलॉजी 1996 में क्या हुआ था, फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी WTO की। तो 1995 में तो इसका जो बर्थ ही होता है, बर्थ ऑफ WTO टेक प्लेस इन 1995। 1996 में इसकी फिर फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है। कहाँ, उससे क्या आते हैं, सिंगापुर इश्यूज़ आते हैं, बर्थ ऑफ सिंगापुर इश्यूज़। आपको इतना याद रखो, सिंगापुर इश्यूज़ किससे रिलेटेड है, WTO से। फिर 2001 में क्या है, WTO में 2001 में आता है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, जो फर्स्ट अभी तक वो चला ही जा रहा है, तब से शुरू हुआ था 2001 में, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, ये चला जा रहा है। फिर 9th इसके अंदर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आई है। 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बाली में होती है, 10th वाली है वो नैरोबी में होती है। 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है वो ब्यूनस एयर्स 2017 के अंदर होती है। तो अब तक कितनी हो चुकी है, 11 हो चुकी है, 11 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। एंड 12th वाज प्रपोज थी कजाकिस्तान में, जो अभी हुई नहीं है। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन मेंबर कंट्रीज, लोगों का स्टैंडर्ड को बढ़ावा देना है। टू इंश्योर द फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इफेक्टिव डिमांड को भी बढ़ावा देना है। टू एनलार्ज द प्रोडक्शन एंड द ट्रेड ऑफ गुड्स, दिस इज आल्सो द ऑब्जेक्टिव।
टू इंक्रीज द ट्रेड ऑफ सर्विस, टू इंक्रीज ट्रेड ऑफ सर्विस, सर्विस ट्रेड को है वो तो है ही, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस है तो उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज भी है, तो ये हम नहीं मानेंगे, मतलब इसको दे दिया जाता है, इन जनरल इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है वेरी इंपॉर्टेंट, टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इज आल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO, टू एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी WTO का ऑब्जेक्टिव है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट, इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाना है, सर्विस का ट्रेड बढ़ाना है, एनलार्ज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, दैन टू कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO। फिर WTO के अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट है, जैसे कि ट्रिप्स है, गुड्स के अंदर है एंड सर्विस के अंदर है। सर्विस में हमने देख लिया है GATS है, GATS के अंदर एक और आया है स्पेशल डोमेस्टिक राइट्स हैं, वो साइन किए गए थे 67 कंट्रीज़ में, लगभग 63 या 67 कंट्रीज़ है, उसको देखेंगे हम आगे। इंडिया स्पेशल डोमेस्टिक राइट को सपोर्ट नहीं करता है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। US, चाइना वगैरह कंट्रीज, ब्राज़ील है, उन लोगों ने इसको साइन किया है SDR को। दैन गुड्स में हैं टैरिफ रिलेटेड हो सकते हैं, नॉन टैरिफ रिलेटेड मेजर हैं। तो टैरिफ में कौन से हैं, मल्टी फाइबर अरेंजमेंट ऑन टेक्सटाइल्स पे है, टैरिफ लगा रहे हैं। दैन एग्रीमेंट ऑन एंटी डंपिंग ड्यूटी है, दैन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, इसके आगे 3 पार्ट हैं वो हम देखेंगे। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है, दैन नॉन टैरिफ मेजर है, दैन दिस सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स आर देयर, जो कि फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेंगे उनके लिए है। दैन SCM है, स्पेशल काउंटर ड्यूटी मेजर्स हैं। दैन द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं। ट्रिम्स किससे रिलेटेड है, गुड्स से ही रिलेटेड है, केवल गुड्स से हैं। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर फर्स्ट है, वो है गुड्स वाला है, वो उसमें टैरिफ वाला है, ठीक है। तो ट्रेड बैरियर को इसमें एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, तो इसमें 1995 में ये फोर्स के अंदर आया था, साइन किया गया था। दैन इट्स एम टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स एंड प्रोवाइड द ट्रांसपेरेंट मार्केट। इसके 3 पिलर हैं, डोमेस्टिक सपोर्ट, एक्सपोर्ट सब्सिडी एंड डोमेस्टिक असेस। दीज आर द 3 पिलर ऑफ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक सपोर्ट सब्सिडी एंड मार्केट असेस। डोमेस्टिक सपोर्ट क्या है, हर एक कंट्री अपने फार्मर्स को मान लेते हैं सपोर्ट्स दे रहा है, जैसे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी है, पावर सब्सिडी है, दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक सपोर्ट। इट रेफर टू द डोमेस्टिक सब्सिडी दैट ए गवर्नमेंट प्रोवाइड टू दी फार्मर्स, प्राइवेट सेक्टर वाली नहीं इंक्लूड की जाती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर दी फार्मर्स, फर्टिलाइजर फार्मर्स। तो इसको 3 क्लासीफाई किया गया है, 3 ग्रुप में, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी एंड अम्बर बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कौन सी होती है, जो मिनिमम और लेस नो ट्रेड डिस्टोर्टिंग होती है, ट्रेड को डिस्टोर्ट नहीं करती है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी होती है, ये प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी होती है, प्रोडक्शन लिमिटिंग। देन अम्बर बॉक्स सब्सिडी है, ये क्या है, ट्रेड को डिस्टोर्ट करती है, ट्रेड को डिस्टोर्ट करती है, ठीक है। दीज आर ट्रेड डिस्टोर्टिंग अम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स नहीं है, ट्रेड डिस्टोर्टिंग नहीं है। इसमें PDS है हमारा, वो क्या है, इसमें इंक्लूड होता है PDS। विजन वाले में गलत दिया हुआ है, तो सर ने बताया था ये सही होता है, PDS इज इंक्लूडेड इन ग्रीन बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स पे कोई लिमिट नहीं होती है। consider the trade distorting, they are not considered trade distorting and or minimally distort the trade and international trade, ठीक है। must be government funded, ठीक है। green box subsidy are must be green that funded at MSP क्या है, वो तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए होता है, जैसे कि MSP दिया जाता है राइस को, प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाता है उसके। तो they include the income support that is decoupled from the production level। तो इसमें जो ग्रीन बॉक्स में होता है दैट इज़ डीकपल्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन लेवल और प्राइस से नहीं आता है। जैसे कि PM किसान है, उसके अंदर हम 2000 रुपये दे रहे हैं किसानों को, तो इन ईयर में कितने दे रहे हैं, 6000 रुपये दे रहे हैं एक साल में। दैन सिमिलरली तेलंगाना की रायतु बंधु स्कीम है, वही क्या है, दोनों क्या हैं, उसमें हम ये नहीं बोल रहे कि आप इसका प्रोडक्शन बढ़ाओ या फिर उसका प्रोडक्शन बढ़ाओ, इन जनरल किसानों के वेलफेयर के लिए हम ये पैसे दे रहे हैं। तो वो सब्सिडी है, दैट इज़ पार्ट ऑफ ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, वो ट्रेड को डिस्टोर्ट नहीं कर रही हैं। देन अम्बर बॉक्स सब्सिडी है, अम्बर बॉक्स सब्सिडी है, वो माना जाता है कि ट्रेड को डिस्टोर्ट की जा रही है। तो इट कवर ऑल द डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर कंसिडर डिस्टोर्टिंग द ट्रेड्स, तो ट्रेड डिस्टोर्टिंग होती है, ठीक है। इसमें 5% अलाउ किया गया है, किसको, डेवलपिंग कंट्रीज़ को अलाउ किया गया है, 5% डेवलप्ड कंट्रीज़ को है, 5% लिमिट है इसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ की है, और 10% ये दे सकते हैं कौन, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अम्बर बॉक्स सब्सिडी दे सकते हैं।
तो इसमें दिया गया है, ठीक है। इस पर जो कैलकुलेट किया जाता है उसको एग्रीगेट मेजर ऑन सपोर्ट पे एक फार्मूला होता है, एग्रीगेट मेजर ऑन सपोर्ट, उसमें एम्बर बॉक्स की सब्सिडी को कैलकुलेट किया जाता है। तो एम्बर बॉक्स की सब्सिडी का एग्जांपल कौन सा हो गया, एमएसपी हो गया, वो इसका एग्जांपल है, आगे और देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होती है, दीज आर द डायरेक्ट पेमेंट फॉर प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम के लिए होती हैं, इस पर कोई लिमिट नहीं है, ब्लू बॉक्स पे नो लिमिट इज देयर। तो सब्सिडीज लिंक टू एक्रेज और नंबर ऑफ एनिमल्स हैं उससे रिलेटेड है, उसको ब्लू बॉक्स सब्सिडी बोलते हैं। दैन तो जो ग्रीन बॉक्स है ये इट अप्लाई टू बोथ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज को ये अप्लाई होता है। इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशल ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू द पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। तो गवर्नमेंट स्टॉक होल्डिंग के केस में हम प्रोडक्ट का हमारा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पज एंड द सब्सिडाइज फूड प्रोजेक्ट, जैसे पीडीएस है हमारा, तो दैट इज वो प्रोडक्शन से थोड़ा रिलेटेड है, कंजम्पशन के लिए है, पीडीएस इज रिलेटेड टू कंजम्पशन है, तो वो है ग्रीन बॉक्स के अंदर आता है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज़ कम अंडर द ग्रीन बॉक्स। दैन इट इज सब्सिडाइज फूड प्राइसेस फॉर द अर्बन पुअर एंड रूरल पुअर के लिए है रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट। दैन अम्बर बॉक्स है, अम्बर बॉक्स में एमएसपी आ गया, प्रोडक्शन प्राइसेस आ गया, सम टोटल ऑफ सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर सब्सिडी है, वाटर सब्सिडी है, क्रेडिट पावर सब्सिडी है, वो अम्बर बॉक्स के अंदर आ जाएगी। ब्लू बॉक्स के अंदर क्या है, या टेन टू लिमिट द प्रोडक्शन, ठीक है, एंड अमर बॉक्स में हो जाएगी फिर आल्सो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द रिड्यूसिंग कमिटमेंट। देन स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज को हम स्पेशल एंड डिफरेंशियल कर देते हैं, ओनली डेवलपिंग एंड लो इनकम कंट्रीज को स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। देन अम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ का एग्जाम्पल हम द्वारा देखेंगे, ट्रेड डिस्टोर्टिंग है तो इलेक्ट्रिसिटी इज अमर बॉक्स सब्सिडी, देन इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, सीड्स, वाटर, एमएसपी, दीज आर अम्बर बॉक्स सब्सिडी। दे प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी होती है, इसमें दो प्रकार की होती हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी है जो कि एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए दी जा रही है, दूसरा है नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी है, जैसे कि फर्टिलाइजर है, तो सारी फसलों को चाहिए होगा ना, तो नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जा रही है। इंडिया सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस पे देता है, फूड सब्सिडी है, दूसरे पे फर्टिलाइजर सब्सिडी है। तो लिमिट ऑन अम्बर बॉक्स के लिए है, तो डेवलपिंग कंट्री के लिए हमने देखा था 5% लिमिट है। इसमें जो प्राइस रखा गया है, बेस्ट प्राइस वो रखा गया है 1986 1988 का जो प्रोडक्शन प्राइस है, उसी के आधार पे उसको जो सब्सिडी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है। तो नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक कैटेगरीज में भी 10% है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, और उसके लिए भी 10% है ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ कंट्रीज एग्रीकल्चर इन दिस, एंड प्रोडक्ट वाले में टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 5% की लिमिट है इसमें, डेवलप्ड कंट्री के लिए अम्बर बॉक्स की लिमिट कितनी है 10%, वो 10% दे सकते हैं डेवलपिंग कंट्री, और डेवलप्ड कंट्री 5% ऑफ देयर प्रोडक्शन की लिमिट को दे सकते हैं। देयर इज डेवलपमेंट बॉक्स, डेवलपमेंट मेजर सच स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए होता है ये। इसमें इन्वेस्टमेंट सब्सिडी इन डेवलपिंग कंट्रीज़, इनपुट सब्सिडी इंक्लूड की जाती हैं, एनकरेज द इलिसिट नार्कोटिक ड्रग, डोमेस्टिक सपोर्ट टू एनकरेज डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम, इसके लिए वो दिया जा सकता है नार्कोटिक ड्रग्स। दैन एक्सपोर्ट सब्सिडी वो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए दी जाती है, ठीक है। एंड नैरोबी मिनिस्ट्रियल, ये जनरली डेवलप्ड कंट्रीज़ देते हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ इसको एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी देते हैं। तो ये नैरोबी मिनिस्ट्रियल ने 2015 में डिसाइड किया था कि फेज आउट दैम के बारे में बात हुई थी। मार्केट असेस है, तो ये बोलता है कि डोमेस्टिक कंट्री अपने मार्केट को ओपन करोगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। तो टेरिफिकेशन है, टेरिफिकेशन क्या होता है, नॉन टेरिफ बैरियर को टेरिफ बैरियर में कन्वर्ट करना टेरिफिकेशन कहलाता है। तो ये बाइंड देयर टेरिफ, यानी कि वो एक अपर थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड करेंगे, उससे ज़्यादा टेरिफ नहीं लगाएंगे उनके प्रोडक्ट पे, कस्टम ड्यूटी वगैरह वगैरह। तो स्पेशल प्रोडक्ट क्या होते हैं, दीज आर द स्पेशल प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये स्पेशल वो प्रोडक्ट होते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट टू द फार्मिंग कम्युनिटीज़, जैसे सिक्योरिटी, लाइवलीहुड फूड सिक्योरिटी के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको स्पेशल प्रोडक्ट बोला गया है। एंड दोहा राउंड के अंदर, दोहा DDA दोहा राउंड के अंदर दे अट्रैक्ट द लोअर लेवल ऑफ टैरिफ रिडक्शन, यहाँ पे वो टैरिफ रिडक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उसके लिए हम टैरिफ जो डिक्रीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ज़्यादा मच फूड सिक्योरिटी ज़्यादा हमारा इफेक्ट होगा तो हम इसको मेजर को लगा सकते हैं स्पेशल। एंड तो इसमें जो चला आ रहा है वो डिस्कशन, करंट डिस्कशन है, यानी कि कितने प्रोडक्ट इसमें इंक्लूड किए जाएँ और क्या हम मॉडलिटी लेके आएँ जिसपे इसमें प्रोडक्ट इंक्लूड किया जा सके। देन देयर इज ए स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म SSM, तो इट इज़ ए ट्रेड डिफेंस मैकेनिज्म है टू जो काम वॉलेटिलिटी हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट से, उससे बचने के लिए एक स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म लाया गया है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को इसमें ज़्यादा विल हैव द राइट टू टेम्परली इंक्रीज द टैरिफ इन केस ऑफ इम्पोर्ट सर्ज हो रही है। तो स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कोई कंट्री डंप कर रहा है तो उसमें लगा सकते हैं ये
स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड ट्रेड डिस्टोर्टिंग, नहीं माना जाएगा इसको। दैन स्टॉक होल्डिंग, तो करंट इश्यूज विद एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, तो स्टॉक होल्डिंग का इशू हमारा चला आ रहा है अभी। इसमें पीस क्लॉज साइन तो किया गया है, परंतु उसमें क्या है अभी तक वो टेम्प्ररी पीस क्लॉज है, 2014 तक ये आया था 2014 तक ही था। उसके बाद में जो 2013 में एक बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर उसके बाद वाली जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है 2017 वाली, उसमें डिसाइड किया गया था कि दे विल फाइंड ए परमानेंट सॉल्यूशन टू पीस क्लॉज, परंतु वो हुआ नहीं है अभी तक। तो ये इंडिया ने को वेवर मिल गया है, पीडीएस को सब्सिडी हम दे सकते हैं, जब तक परमानेंट पीस क्लॉज का सॉल्यूशन नहीं फाइंड किया जाता तब तक हम अपना पीडीएस सब्सिडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ने इंडिया को सिक्योर किया था पीस क्लॉज। दैन इसमें हम 10% हमारी जो लिमिट है उस सब्सिडी है 2013 की, 2013 के लेवल पे हम दे रहे थे, उसका उतने ही सब्सिडी देंगे हम। एंड ये कितना हो सकती है, 10% ऑफ सब्सिडी हो सकती है इसका, प्रोडक्शन का हमारा 10% हो सकती है। और यदि हम ये सब्सिडी देंगे तो हमारे पे कोई लीगल एक्शन नहीं लेगा। तो फूड सिक्योरिटी वाली सब्सिडी है पीडीएस वाली उस पर। तो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग अंडर एनएस पे स्टॉक होल्डिंग जरूरी होती है ना, क्योंकि इसको जब हम एमएसपी देते हैं तो क्या है उसे फिर हमें वो राइस प्रोक्योर करते हैं, राइस और वीट प्रोक्योर करते हैं, तभी तो हम उसके लिए किसके लिए प्रोक्योर कर रहे हैं, हम तो फूड फार्मर्स को इनकम के लिए थोड़ी कर रहे हैं, मेनली उसको फूड इस पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कर रहे हैं। दैन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, तो इट इज़ अंडर, इसको फाइनलाइज किया गया था, हमने देखा रुगवे राउंड के अंदर ये फाइनलाइज हुआ था। तो इट इज़ ए सेट ऑफ रेगुलेशन दैट गवर्न द ट्रेड अमॉन्ग द सर्विस। तो सर्विस के 4 मोड होते हैं जो इस सब के लिए अप्लाई होता है। मोड 1 के अंदर क्रॉस बॉर्डर सप्लाई है, जैसे कि इंडिया से चाइना में कोई सप्लाई जा रही है या फिर इंडिया से भूटान में कोई प्रोडक्ट सर्विस दे रहा है, तो क्रॉस बॉर्डर सर्विस माना जाएगा। यहाँ पे क्या है, सप्लायर इज नॉट प्रेजेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर। तो क्रॉस बॉर्डर है, अपने ही कंट्री में हैं, अपने ही कंट्री में हैं, हम अपने कंट्री में भारत से जैसे दे रहे हैं भूटान में सर्विस, तो वो उसमें इंक्लूड किया जाएगा। कंजम्पशन अब्रॉड है, तो यानी कि जिसमें आप सोचो कि टूरिस्ट है, दूसरे कंट्री में हम टूरिस्ट बन के जाएँ और वहाँ पे जो हम खर्चा करेंगे वो क्या है, कंजम्पशन अब्रॉड का हिस्सा होगी। मोड 3 में है कमर्शियल प्रेजेंस है, इसमें आप सोच सकते हो कि बैंक है, कोई दूसरा बैंक दूसरे वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो वहाँ पे हम क्या है अपनी सब्सिडरी बना के वहाँ पे काम कर रहे हैं, फॉरेन ब्रांच। दैन प्रेजेंस ऑफ ए नेचुरल पर्सन, यहाँ पे हम वो सर्विस दे रहे हैं जाकर, नेचुरल पर्सन वहाँ पे जाके ही सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ पे सप्लायर है, जो सर्विस का सप्लायर है वो दूसरे कंट्री में प्रेजेंट होता है, इन दी कमर्शियल प्रेजेंस इज देयर। दैन प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन, कोई बंदा है जैसे कि कोई गाने वाले जाते हैं ना, म्यूजिक बैंड्स हैं, ये लोग जाके परफॉर्मेंस देते हैं, तो वहाँ पे वो क्या है एज ए सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर वगैरह हैं, डॉक्टर को हम देख सकते हैं कि वो यदि कोई सर्विस दे, तो फॉरेन टीचर्स हैं वो भी इंक्लूड किया जा सकते हैं प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन्स। तो इसके बाद में एक ये एसडीआर हमने देखा था कि ये एसडीआर किसके अंदर आता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। ये साइन किया गया था 2017 के अंदर, इसको साइन किया गया है। इट इज़ लॉन्च्ड इन, इसको लॉन्च किया गया था, सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशन लॉन्च किए गए थे। 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2017 के अंदर, उसको लॉन्च किया गया था। ये 24 साल में पहला प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट है जो साइन किया गया है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसको सपोर्ट नहीं करता है। ये प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट वो होते हैं जिसमें से कोई ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं वो एक साथ आ जाएं, एंड कंसेंसस वाले वो होते हैं जिसमें सारे कंट्रीज़ एक साथ मिलकर डिसीजन लें। तो ये प्लूरिलेटरल है, ओनली सम ऑफ द मेंबर, टोटल 164 मेंबर है हमने देखे थे। कंसेंसस वाले में ये सारे के सारे डिसीजन लेंगे मिलके, एंड प्लूरिलेटरल में कोई ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, इसमें कितने हैं 67 कंट्रीज़ अभी साइन किए गए हैं। इसमें उन्होंने ओपन रखा है, दे कैन ज्वाइन। तो हमें याद रखना है कि सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशन किससे रिलेटेड है, तो ये आएगा, तो ये आपको बताना है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस WTO से रिलेटेड है। इतना ही क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या है जो इंपॉर्टेंट इशू है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे, तो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के बारे में बात चल रही है। दैन इंडिया इसको सपोर्ट नहीं करता है, अपोज कर रहा है। एंड वर्किंग पार्टी ऑन डोमेस्टिक रेगुलेशन ये एस्टेब्लिश की गई थी 1999 के अंदर, टू पुट दिस डिसिप्लिन, ये सारे इसमें देने के लिए। सेफ गार्ड ड्यूटी क्या होती है, ये सेफ गार्ड करने के लिए, हमारी इंडस्ट्री को सेफ गार्ड करने के लिए, होम इंडस्ट्री यदि कोई डंपिंग कर रहा हो तो उसको लिए हम ये लगाते हैं सेफ गार्ड ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी सब्सिडी ड्यूटी। एंटी सब्सिडी ड्यूटी बोला जाता है इसको, काउंटर वेलिंग ड्यूटी को। कोई कंट्री जैसे कि चाइना अपने कंट्रीज में
सब्सिडी दे रहा है एक्सपोर्ट को प्रमोशन के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, तो हम उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है वो रिकमेंड कौन करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ये रिकमेंड करता है, परंतु इसको लगाता कौन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको इम्पोज करती है। ये सारी ड्यूटीज हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ही इम्पोज करती हैं, एक्चुअल डिसीजन है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है। इसको रिकमेंड कौन से करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ये जो बॉडी है डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग जो इसको देती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी है, एंटी डंपिंग में क्या होता है कि कोई चाइना में अपना कोई लैपटॉप टैबलेट फ़ोन है वो चाइना में किसी फ़ोन का प्राइस है मान लेते हैं 6,000 रुपये है, तो वो 6,000 रुपये है, और इंडिया में वो फ़ोन दे रहा है, इंडिया में वो फ़ोन बेच रहा है 3,000 रुपये का, यानी कि अपने जो मार्केट है चाइना की जो मार्केट है उससे कम रेट पे है वो हमें क्या है फॉरेन कंट्री या इंडिया में क्या है वो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, यानी कि वो फेयर वैल्यू से कम पे बेच रहा है। सेल अब जो प्रोडक्ट की फेयर वैल्यू से कम से बेच रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डंपिंग बोल सकते हैं। तो इसमें है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, दे आर वैलिड अंडर WTO। सेफगार्ड ड्यूटी भी वैलिड है। दैन सेफगार्ड ड्यूटी है तो वो तो हमने देख लिया कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो डंपिंग या सब्सिडी से जो उनके अगेंस्ट में लगाई जाती है, उसमें काउंटर वैलिंग ड्यूटी हमने देख लिया, एंटी सब्सिडी ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो एंटी डंपिंग के रिगार्डिंग है, फेयर वैल्यू से कम बेचेगा तब उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे, ठीक है। ये इम्पोज रिकमेंड कौन करेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग इसको इम्पोज करता है, लगाता कौन है, ये रिकमेंड करता है, लगाते फाइनेंस मिनिस्ट्री ही है। दैन जो डुगवे राउंड हुआ था वो कहाँ पे लॉन्च किया गया था, पुंटा डे स्टेले में लॉन्च किया गया था, 1986 से लेके 1994 तक चले थे ये राउंड्स। तो इसमें डी लिमिट्स की लिमिट डोमेस्टिक सपोर्ट के लिए जो लिमिट डिवाइड की थी हमने 5% 10% हमने देख लिया है। पीस क्लॉज जो इनिशियली जो पीस क्लॉज चला गया था इसके अंदर जो GATT के अंदर हुआ था वो 2004 के अंदर एक्सपायर हो गया था। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स के अंदर इनिशियली पीस क्लॉज था वो 2004 के अंदर एक्सपायर हुआ था, उसके बाद में टेम्परेरी क्लॉज ऑन पीस क्लॉज ऐड किया गया था। तो WTO बाली कॉन्फ्रेंस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था 4 साल के लिए, परंतु ये अभी तक इस पर कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो इंडिया को तो वेवर मिल गया है। दैन देयर इज़ नो स्टिपुलेटेड नो कंट्रीज दैट, तो इस टाइम पे पीस क्लॉज के अंदर अभी चल रहा है, पीस क्लॉज है। दैन नो कंट्री वुड बी लीगली बार्ड फ्रॉम फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम से उसको बार्ड नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको रोके नहीं जाएंगे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम का जब तक इसका सोल्यूशन नहीं फाइंड किया जाता तब तक, ठीक है। दैन दोहा डेवलपमेंट एजेंडा कब हुए थे, 2001 में शुरू हुए, हमने देख चुके हैं। दैन ये हम आगे पढ़ेंगे। दैन देयर इज ए कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एसेस है, तो कोविड-19 के वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए ये अलायंस बनाई गई है, गावी की है वैक्सीन अलायंस, कोलिगेशन ऑफ एपिडेमिक्स प्रिपेयरनेस इनोवेशन, ये सब मिलके एंड WHO मिलके इसको बनाया गया है, ठीक है, इक्विटेबल एसेस प्रोवाइड करने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ द एक्ट एक्सेलेटर प्रोग्राम है। किसका है एक्ट एक्सेलेटर प्रोग्राम, WHO का है। इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्ट एक्सेलेटर का असेस टू द कोविड-19 टूल। तो ये कोविड-19 की जो मेडिसिन हैं, टूल्स है, टेस्टिंग किट है, उनको सबको असेस प्रोवाइड कराने के लिए कोवैक्स को इसको लाया गया था WHO के द्वारा। देन अभी जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट हमने देख लिया कि सारे कंसेंसस से होते हैं, प्लूरिलेटरल कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो गए। करंट डिबेट वी आर नॉट सपोर्टिंग इट। जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो डिफंक्ट है, यानी कि उसमें 7 में से 1 ही मेंबर है अभी। तो उसमें फिशरीज पे भी स्टॉक पाइल लिमिट चल रहा है, कुछ चल रहा है। ये कॉमर्स वाला है, इशू चल रहा है। इट इज़ फॉरवर्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो ई कॉमर्स में जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे US है, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, वो सारा एक्सपोर्ट करते हैं ई कॉमर्स डिजिटल कंटेंट। तो इट इज़ रिलेटेड टू द क्रॉस बॉर्डर फ्री फ्लो ऑफ द डाटा एंड इट इज़ अपोज्ड बाय ई कॉमर्स पे वो क्या चाहते हैं, अपोज कर रहा है इंडिया, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। इंडिया वांट परमानेंट सॉल्यूशन टू द पब्लिक स्टॉक होल्डिंग लिमिट को। दैन इंडिया इज क्वेश्चनिंग WTO में कोई है, WTO है ना, वो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस नहीं देता है, ये इंडिविजुअल कंट्री खुद ही अपने आप को स्टेटस देते हैं। लगभग 2/3 कंट्रीज हैं वो WTO के, वो क्या है, डेवलपिंग कंट्री खुद को क्लासीफाई करते हैं। फिर ट्रिप्स एग्रीमेंट है। ट्रिप्स एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपी राइट इसके अंदर आते हैं। दैन जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इंटीग्रेटेड
सर्किट डिज़ाइन, लेआउट डिज़ाइन, पेटेंट्स, मोनोपोलीज, न्यू प्लांट वैरायटी, ये सब इसके अंदर आते हैं ट्रिप्स के अंदर। ट्रिप्स को हम आगे देखते हैं, ठीक है। ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ठीक है। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर देयर आर प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआर अंडर डिफरेंट ट्रीटीज आर देयर। ट्रिप्स के अंदर बहुत सारी ट्रीटी साइन की गई है। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर क्या है, पेरिस एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में कौन कौन आते हैं, आईपीआर आते हैं एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन है वो इसमें आते हैं। दैन बर्न कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द कॉपीराइट से रिलेटेड है, लिटरेरी जो सामान है वो उससे रिलेटेड है। दैन ट्रिप्स एग्रीमेंट इज देयर ऑन सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर आईपीआर, दीज आर द ट्रीटीज हैं। आईपीआर कवर्ड अंडर ट्रिप्स कौन कौन सी हैं, पेटेंट हमने देखा, कॉपीराइट देखा, जीआई टैग देखा, ट्रेडमार्क देखा, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, लेआउट है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, ट्रेडमार्क्स हैं, ये ट्रिप्स के अंदर कवर किए गए हैं। ट्रेड सीक्रेट भी कवर किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है पेटेंट इशू करने के लिए कोई क्राइटेरिया है होना चाहिए। तो WTO के अंदर दोनों ही प्रोडक्ट पेटेंट एंड प्रोसेस पेटेंट है, दोनों इशू किए जा सकते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया, क्या है इसके लिए, जो इन्वेंशन है कोई भी वो नोवल होना चाहिए, नया होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, इट शुड बी इन्वेंटिव एंड इट्स शुड बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं जिस पे आपको दिया जाएगा वो आपको पता होना चाहिए। किसके पेटेंट इशू करोगे तब नोवलिटी होनी चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। किस किस को नहीं दिया जाएगा, दीज आर नॉट पेटेंटेबल, फ्रिवलेस इन्वेंशन है जो कि आप कह रहे हो फ्रिवलेस कोई जिसका नोवलिटी नहीं है, इन्वेंशन दैट हार्म्स द पब्लिक या फिर मॉरलिटी, हेल्थ ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस की हेल्थ है, इन सबको हार्म करते हैं उनको ये पेटेंट नहीं दिया जाएगा। एनी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर इज नॉट पेटेंटेबल नहीं है। ट्रेडिशनल नॉलेज इज आल्सो नॉट पेटेंटेबल, कंप्यूटर प्रोग्राम को भी पेटेंटेबल नहीं है। इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी इज आल्सो नॉट पेटेंटेबल। दैन प्लांट एंड एनिमल राइट हैं, एनिमल्स भी को पेटेंट नहीं किया जा सकता। मेयर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल इज आल्सो नॉट पेटेंटेबल। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तब उसी प्रोडक्ट को दिया जाएगा। दैन वैरायटी ऑफ इंटरनेशनल पेटेंट इन इंडिया, इंडिया फाइल करता है तो वो इंडिया में ही अवेलेबल होते हैं। सिंस इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रीटी साइन कर रखी है तो इंडिया के पेटेंट हैं वो दूसरे कंट्री में भी वैलिड होते हैं। तो प्रोडक्ट पेटेंट एंड प्रोसेस पेटेंट 2 प्रकार के होते हैं। प्रोडक्ट पेटेंट गिव्स एक्सक्लूसिवली मोनोपोली टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस प्रोडक्ट है वो एक्सक्लूसिव मोनोपोली ओवर द प्रोसेस। तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसको पेटेंट मिलेगा। और प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट के लिए जैसे कि कोई प्रोडक्ट है जो कोई ड्रग्स बना रही है तो उसके लिए जो मिल रहा है प्रोडक्ट पेटेंट हो जाएगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। दैन प्रोसेस है तो उसमें आपको प्रोसेस हो जाएगी, ऐसे भी में कुछ प्रोसेस बना रहे हैं प्रोडक्ट्स को। दैन प्रायर टू 2005 में हम फॉलो करते थे, इंडिया ने WPO साइन किया था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हमने टाउन किया था 2005 के अंदर। उससे पहले हम प्रोडक्ट पेटेंट देते थे, प्रोसेस पेटेंट ही देते थे हम। 2005 से पहले हम प्रोसेस पेटेंट देते थे जिसके कारण हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हुआ था। फिर उसके बाद में हमने क्या है ये हमने अडॉप्ट कर लिया था, ट्रिप्स को साइन किया था 2005 के अंदर। फिर हम क्या है प्रोडक्ट पेटेंट देने लगे हैं, प्रोडक्ट पेटेंट देयर इज़ नो स्कोप फॉर दिस। दैन कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होती है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है ये, तो इसमें क्या है यदि कोई हेल्थ इशू आ जाए, जैसे इसमें 2013 में कंपल्सरी लाइसेंस दिया गया था इंडिया के अंदर। इंडिया देता है इस बेयर्स एक कंपनी है, उसकी एक ड्रग है नेक्सावार जो कि किडनी कैंसर के लिए पेटेंटेड ड्रग है, किडनी कैंसर की। वो क्या है इंडिया के अंदर बेच रही, उसका बहुत ज़्यादा प्राइस था। तो इंडिया ने कंपल्सरी लाइसेंसिंग का यूज़ करते हुए नाटको फार्मा को ये इसका जो पेटेंट था वो उसको प्रोवाइड किया था। तो उससे क्या है हमारा जो रेट था वो उसका ड्रग का वो इंडिया के अंदर कैंसर प्राइस है वो लगभग 4% रिड्यूस हो गया था, रिड्यूस टू 4%। तो जितना मान लेते हैं 100 रुपये ले रही थी तो 100 रुपये ले रही थी, उसका जो दाम है वो 4% ही रह गया था, 4 रुपये ही रह गया था, इतना कम हो गया था। ठीक है, तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंदर विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट ओनर गवर्नमेंट चाहे तो उसको किसी थर्ड पार्टी को क्या है पेटेंट दिला सकती है। ये जनरली हेल्थ के इश्यूज़ में होता है, ये हमने देख लिया। कंपल्सरी लाइसेंसिंग पैरेलल और ग्रे इंपोर्ट, इसके अंदर क्या है यदि कोई कंट्री अलाउ नहीं कर रहा है, यदि कोई मैन्युफैक्चरर है जिसके पास पेटेंट है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है तो हम दूसरे कंट्री से क्या है
वो इम्पोर्ट करा सकते हैं ड्रग। देन बुलार एक्सप्लेनेशन क्या होता है? बुलार एक्सेप्शन इज अलाउ द पोटेंशियल कंपटीटर टू यूज ए पेटेंटेड इन्वेंशन ड्यूरिंग द पेटेंट टर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट। इसमें जो है वो मार्केटिंग अप्रूवल और प्रोस्पेक्टिव जेनरिक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका यूज़ किया जा सकता है। बुलार एक्सेप्शन के अंदर जो कंपटीटर इसको यूज़ कर सकते हैं। पेटेंट वेवर है, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने कहा था कि पेटेंट वेवर दिया जाना चाहिए कोविड वैक्सीन के लिए। तो कुछ एक पेटेंट वेवर में क्या होता है कि पेटेंट को वेवर कर दिया जाता है। कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो जो है वैक्सीन जो जिस कंपनी की वैक्सीन जिस एक कंपनी मान लेते हैं किसी एक कंपनी ने वैक्सीन बनाई है, तो इसके अलावा कोई भी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसको बिना कोई रॉयल्टी पे किए हुए वेवर कर दिया जाता है पेटेंट को। यानी कि पेटेंट को कुछ टाइम के लिए वेव कर दिया, तो उस टाइम पे जो कंपनीज है, मान लेते हैं बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी है, तो ये सारी मैन्युफैक्चर कर सकती है उसको दवा को जो ए ने बनाई है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। उसको रॉयल्टी भी पे करने की ज़रूरत नहीं होगी विदाउट लाइसेंस। तो इसमें बिना लाइसेंस के इस जल्दी दवा बनाने होने, जैसे कोविड वैक्सीन एक टाइम पे डेवलप हो गए, तो उसको जल्दी सबको प्रोवाइड कराने के लिए पेटेंट वेवर ऑफ पेटेंट पे बात चल रही थी। तो कुछ कंट्री यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि वो लोग क्या हैं यूज़ कर सकते हैं, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 3D ऑफ 1970 एक्ट के अंदर ये दिया जाता है। 1970 एक पेटेंट वाला एक्ट है उसके अंदर। दैन मेडिसिन पेटेंट पूल है, मेडिसिन पेटेंट पूल, इसको 2010 में एस्टेब्लिश किया गया था। यूनाइटेड नेशन ये है, एक फंड है यूनाइटेड नेशन एड फंड, यूनिट एड फंड, ये 2006 के अंदर बनाया गया था। एज ये प्रोवाइड करता है HIV, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, इन सबको चीप ड्रग्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा बैक्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो फैसिलिटेट करता है लाइफ सेविंग मेडिसिन टू HIV, TB एक्सेट्रा। तो इसको WHO को जो मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन दिया जाता है उसके अंदर कोविड-19 को भी इंक्लूड कर लिया गया था। तो इसमें है कि ये पेटेंट पूल है, वो पेटेंट पूल प्रोवाइड पेटेंट जो इनके लिए जो लाइफ सेविंग ड्रग होगी इन डिजीज़ के लिए वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं चीपर रेट पे। तो ये हमने देख लिया। शूज जनरेशन सिस्टम होता है, ट्रिप्स फॉलो करता है शूज जनरेशन सिस्टम। उसके अंदर या तो ये कहता है कि या तो आप अपना ट्रिप्स का मैकेनिज्म फॉलो करते हुए पेटेंट प्रोवाइड कराओ, या फिर आपका जो भी इंडोजीनियस सिस्टम है उसके अंदर पेटेंट का प्रोटेक्ट करो, उसको पेटेंट से प्रोटेक्ट करो, तो उसको शूज जनरेशन सिस्टम कहते हैं। दैन ये हमने पढ़ लिया है। पैरेलल इंपोर्टेशन क्या है, दूसरा कंट्री पैरेलल इंपोर्ट करेगा, कंपल्सरी लाइसेंसिंग देख लिया है। ठीक है, तो इंडिया दोनों देता है। तो प्रोडक्ट पेटेंट है वो किसके लिए, प्रोडक्ट पेटेंट अंडर ट्रिप्स है वो किसके लिए, ओनली कैन बी गिवन टू द फूड, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल्स के लिए ही दिए जा सकते हैं प्रोडक्ट पेटेंट, फूड, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल्स के लिए, वो भी मैक्सिमम 10-20 ईयर्स के लिए। ये सब बातें हम देख चुके हैं। पेटेंट हमने देखा है, पेटेंट नॉवल्टी, न्यू, यूजफुल एंड नॉन ऑब्वियस इन्वेंशन के लिए दिया जाता है। पेटेंट लगभग 20 ईयर्स के लिए दिया जाता है। कॉपीराइट फिर आर्टिस्टिक वर्क के लिए दिया जाता है, बुक नॉवेल्स वगैरह के लिए। देन ट्रेडमार्क क्या होता है कि ये डिस्टिंक्टिव साइंस होता है जो डिस्टिंक्ट करता है प्रोडक्ट और सर्विस को फ्रॉम अदर्स। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या होता है, ये डिज़ाइन होता है, जैसे कि आप टेक्सटाइल का डिज़ाइन है, कुछ पे डिज़ाइन बने होते हैं, स्पेस पार्ट का डिज़ाइन है, इसको प्रोटेक्ट करता है। दैन WTA क्लासिफिकेशन ये हमने देख चुके हैं, ये सारा देख चुके हैं। ठीक है, ये IPR भी देख लिया, ये है। हाँ, इंडिया कुछ स्टेप लिया था IPR को प्रमोशन करने के लिए। हमारी जो नेशनल पॉलिसी आई थी IPR की 2016 में आई थी, वो क्रिएटिंग अवेयरनेस क्रिएट करेगी उसमें IPR में। दैन एक सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड अवेयरनेस एस्टेब्लिश की गई है अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। दैन IPRism प्रोग्राम है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का कंपटीशन कराया जाता है, कॉलेज वगैरह कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का कंपटीशन कराया जाता है IPR रिलेटेड मुद्दों पे। CPAM इसको कंडक्ट कराता है। सेल फॉर IPR प्रमोशन है, उसको लोगों के बारे में अवेयरनेस जनरेट का काम करती है। लीगल फ्रेमवर्क हमारे में इंडियन पेटेंट एक्ट आया था, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में आया था, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में आया था, डिज़ाइन एक्ट 2000 में आया था, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग 1999 में आया था, कॉपीराइट आया था 1957 में, प्लांट वैराइटीज़ एक्ट 2001 में, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट एक्ट 2000 में आया था, देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2000 में आया था। तो पेटेंट, कॉपीराइट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क एंड जोग्राफिकल इंडिकेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आते हैं। उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट एंड लेआउट डिज़ाइन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, तो मेथी के अंदर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनको एडमिनिस्टर करती है।
ठीक है। दैन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फूड सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं। किसी फूड में यदि बैक्टीरिया, पेस्टिसाइड इंस्पेक्शन, ये जो बैक्टीरिया या फिर पेस्टिसाइड आ जाए तो उसमें इस पे सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी प्रोडक्ट मेजर्स लगा दिए जाते हैं। उन प्रोडक्ट्स पे वो हम एक्सपोर्ट में जनरली यूरोपियन यूनियन वाले लगा देते हैं। टी में एक बैक्टीरिया है, वो फाइंड किया गया है। टी में क्या फाइंड किया गया है, ये पेस्टिसाइड है, हाँ ये एक पेस्टिसाइड फाइंड किया गया है टी में। इंडिया की जो टी जाती है उससे एक्सपोर्ट करते हैं हम यूरोपियन यूनियन को, जो फाइंड किया गया है एंथ्राक्विनोन। तो ये क्या है, एक पेस्टिसाइड है जो नेचुरली अकर करता है। दिस इज अ पेस्टिसाइड जो नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली अकर करता है किस किस में, एयर, वाटर, सोयल, प्लांट, इन सब में यूबिक्विटस है, इन्वायरमेंट में बहुत सारी जगह पाया जाता है। ये बर्ड रिपेलेंट भी है, यानी कि मच्छरों को दूर भगाने, पक्षियों को दूर भगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बर्ड्स को, पेंट इसका यूज़ किया जाता है, पेंट, टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये नेचुरली अकरिंग पॉल्यूटेंट या फिर हाइड्रोकार्बन है, इट इज़ ए हाइड्रोकार्बन नॉट ए पेस्टिसाइड। इंडिया इसको पेस्टिसाइड नहीं मानता है, जबकि यूरोपियन यूनियन वाले कहते हैं कि ये पेस्टिसाइड है। इसके कारण हमारा जो टी हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा था यूरोपियन यूनियन का, वहाँ पे वो लोग क्या है इस पर बंद कर देते हैं फाइटोसैनिटरी, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर लगा के। रशिया टी को क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्लासीफाई करता है। तो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज है वो ये लूप होल्स फाइंड करते रहते हैं। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, वी आर फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ची का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है, केन्या है। दूसरे नंबर पे चाइना है एक्सपोर्टर में। एंड वी आर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। वी आर प्रोड्यूसिंग दार्जिलिंग टी। इंडिया का फर्स्ट जो जीआई टैग था वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था। एंड वी आर आल्सो प्रोड्यूसिंग करस, टीयर कर्ल, देन ऑर्थोडॉक्स वैरायटी ऑफ टी भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, दीज आर दी सम गुड्स दैट अवे देयर प्रॉपर्टी। ये वो गुड्स होते हैं जिसकी प्रॉपर्टी है किसी जोग्राफिकल लोकेशन के कारण होती है। जैसे कि दार्जिलिंग टी है तो वहाँ पे वो दार्जिलिंग के कारण ही उसकी जो टी की जो प्रॉपर्टीज़ है वो है। जैसे कि बासमती राइस है, वो बासमती कुछ एरियाज़ में है होता है। दैन इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड, ये जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999 के अंदर जोग्राफिकल इंडिकेशन को किया जाता है। इंडिया का जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था। कब दिया गया था, 2004-05 में दिया गया था। ये एक्ट कब फोर्स में आया था, दिस एक्ट कमिंग इन फोर्स इन 2003 में फोर्स में आया था। 2004-05 के अंदर दार्जिलिंग टी फर्स्ट था इंडिया का जो दिया गया था। ठीक है, नंबर ऑफ बेनिफिट्स रहते हैं, इससे लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है प्रोडक्ट को, प्रिवेंट द अनऑथराइज यूज़ को प्रिवेंट करता है, लीगल प्रोटेक्शन, एक्सपोर्ट बढ़ावा देगी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स। इंडिविजुअल्स को जनरली जीआई टैग नहीं मिलता है एंड ग्रुप कम्युनिटी को दिया जाता है। ठीक है, इसको जनरली 10 साल के लिए दिया जाता है, 10 ईयर्स के लिए। कॉपीराइट 20 साल के लिए है, हमने देखा है। जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है, फिर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अनदर 10 ईयर के लिए। दैन एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है इसके लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन प्रोड्यूसर्स और एनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश वाला, एंड 10 साल के लिए होता है। इसको कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क इसको देता है। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क वो है, वो जीआई टैग को देता है। दैन डिफरेंस बिटवीन जीआई टैग एंड ट्रेडमार्क, जीआई ट्रेडमार्क इज एसोसिएटेड विद द कंपनीज और इंटरप्राइज के लिए है। जीआई टैग इज एसोसिएटेड विद द टेरिटरी, यानी कि डोमेस्टिक लोकेशन के साथ में एसोसिएटेड है। कुछ प्रोडक्ट्स को अभी जीआई टैग दिया गया था, जैसे कि डाले खुरसानी कहाँ की है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल का प्रोडक्ट है। देन हाथाई चिल्ली, इसको किंग ऑफ चिल्ली बोला जाता है। ये वर्ल्ड की सबसे किंग ऑफ चिल्ली, सबसे तीखी चिल्ली है, मणिपुर में है हाथाई चिल्ली। माऊ साड़ी ऑफ उत्तर प्रदेश को भी जीआई टैग दिया गया है। टामलोंग ऑरेंज, टामेंगलोंग ऑरेंज मणिपुर का, उसको दिया गया है। दैन कश्मीर का जो है क्या था वो, उसको भी दिया गया था। दैन रातोल मैंगो को उत्तर प्रदेश का, उसको दिया गया है। चंबा चप्पल को दिया गया है। मांडोली बनाना ऑफ गोवा को दिया गया है। मुनसारी राजमा उत्तराखंड को जीआई टैग मिल चुका है, और भी लिस्ट होगी आप देख लेना। देन देयर इज एग्रीमेंट ऑन WTO के अंदर एक और एग्रीमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। ये 1997 में 1997 में साइन किया था। इसके अंदर पहला जो एग्रीमेंट हुआ था वो 1997 में साइन किया गया था 81 कंट्रीज़ के द्वारा। इंडिया ने भी IT1, इसमें 2 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1 वाला 1997 वाला है, वो हमने साइन किया है। दूसरा इसमें 2015 के अंदर साइन किया गया था, जो रिलेटेड एग्रीमेंट था, अगेन 2015 में कंडक्ट हुआ था। इट इंक्लूड द सेमीकंडक्टर्स, अनदर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, ऑप्टिकल एसेस, GPS। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है
जब हमने इंडिया ने पहला साइन किया था, यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है, तो उससे हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सर्विस सेक्टर है उसको बहुत बुरा असर पड़ा था, और चाइना ने हमारा जो इंडिजीनियस इंडस्ट्री को बहुत घातक प्रहार किया था। तो उससे क्या है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी थी उस पर बहुत असर पड़ा था। तो इसके कारण हम इसको साइन नहीं कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्री चाहते हैं कि हम इसको साइन कर लें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट को, ताकि वो अपना सामान बेच सकें इंडिया के अंदर। तो इसको हम अभी इसको नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हम कोई कमिटमेंट नहीं है। दैन देयर इज़ ए WTO एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज़ एंड काउंटरवेलिंग मेजर है, SCM एग्रीमेंट इज़ देयर। तो ये इसके अंदर क्या होता है, SCM एग्रीमेंट के अंदर वो सब्सिडीज पाई जाती है, कैटेगरी ऑफ सब्सिडीज दे डाउन। तो गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उनको क्लासीफाई किया जाता है कौन सी उसमें, ये बेस्ड होती है स्पेसिफिक सिटी के लिए, किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ गिवन टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री और स्पेसिफिक सेक्टर और स्पेसिफिक रीजन इन कंट्री, उसके हिसाब से क्या करती है। ये प्रॉफिट करता है सर्टेन सब्सिडी, जैसे कि एक्सपोर्ट सब्सिडी है। तो इसके अंदर SCM के अंदर एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या है, वो प्रॉफिटेड है। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, LCC लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट की है जो सब्सिडी है। लोकल जॉब्स रिक्वायरमेंट वो भी प्रॉफिटेड है। दैन इसमें और भी प्रॉफिटेड हैं, जैसे कि और हैं, इसको चलो बाद में देखते हैं। दैन एक्शनेबल सब्सिडी है, वो क्या है, इसमें एक्शन लिया जा सकता है। दे आर नॉट प्रॉफिटेड, इसमें उसको अलाउ किया गया है। दे कैन बी अलाउड, दे इन्हांस द प्रोडक्शन। एक्शनेबल सब्सिडी दे आर गिवन टू इन्हांस द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्टिंग कंट्री है उस पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा सकता है एक्शनेबल सब्सिडीज पे। दैन देयर इज ए मोरेटोरियम ऑन कस्टम ड्यूटीज ऑन ई-कॉमर्स। तो ई-कॉमर्स से क्या होता है, ई-कॉमर्स में क्या है, जैसे कि हम US की सर्वर से वेब सीरीज़ देख रहे हैं, वेब सीरीज़ इंडिया में देख रहे हैं, तो क्या है वो एज ए टाइप ऑफ ई-कॉमर्स है। US की कंपनी, उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है अभी, क्या है उस पर हम कस्टम ड्यूटी नहीं लगाते हैं। तो उस पर डेवलप्ड कंट्रीज चाहते हैं कि हम आगे भी कस्टम ड्यूटी न लगाएं। तो इसमें ये बोलते हैं कि मोरेटोरियम ऑन कस्टम ड्यूटी ऑन टैक्स, इसको डेवलप कंट्री परमानेंटली चाहते हैं कि वो कर दिए जाए। जो डिजिटल सर्विस है मोस्टली डेवलप कंट्री ही एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंडिया में तो थोड़ा कम होता है। तो अभी इसमें बहुत सारा स्कोप है लगने का। तो इसमें जो मूवीज़ वगैरह है उस पर लग सकता है, दान वेब सीरीज़ पे लग सकता है, उसमें सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, डिजिटली वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यानी कि वहाँ से बैठे बैठे हम वो एजुकेशन भी दे देंगे, तो क्या है उस पर क्या हम टैक्स नहीं लगाएंगे इंडिया में, ठीक है। तो ये सारा इसमें आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स 1998 में क्या है एक डिक्लेरेशन साइन की गई थी, उसके अंदर ये आते हैं डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और WTO के अंदर साइन की गई थी, ठीक है। इसके अंदर इसको हर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो मोरेटोरियम लगाया गया था कि कस्टम ड्यूटीज़ पे ई-कॉमर्स की, उस पर मोरेटोरियम है। एंड इंडिया बोलता है इसको, ये लोग परमानेंट बनाना चाहते हैं, इंडिया इसको फेवर में नहीं है। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस होता है। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस USA ने इन्वोक कर लिया था, इसका स्टेटस इन्वोक कर लिया था, ये USA देता है, ठीक है। तो इट इज़ गिवन अंडर UNCTAD के अंदर दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अंदर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस होता है। इसके अंदर 1971 के अंदर ये सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है। इसके अंदर क्या है कि जो पुअर और डेवलपिंग कंट्री से कोई प्रोडक्ट आ रहा है, पुअर और डेवलपिंग कंट्री से प्रोडक्ट आ रहा है, तो डेवलप कंट्री लाइक USA वो क्या है, उस पर टैरिफ नहीं लगाएगा, तो इसको जीरो टैरिफ लगाएगा, जीरो कस्टम ड्यूटी लगाएगा, ताकि वो पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ का क्या हो, डेवलपमेंट हो सके, वहाँ से एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा तो उसका डेवलपमेंट होगा, जॉब मिलेगी, ताकि उसको, इसलिए क्या है डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करने का एक प्रोग्राम था, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इसको जो इंडिया का वाज वन ऑफ द बेनिफिशियरी था इसका। तो इंडिया से जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते थे USA को, उस पर कम टैरिफ लगता था, जिसके कारण हम बहुत सारा एक्सपोर्ट करते थे। तो अभी इसका स्टेटस है वो इन्वोक कर दिया गया है। तो जो है USA ने रिवोक कर दिया है या हटा दिया है, इंडिया को ये स्टेटस नहीं है अभी 2019-20 में, ठीक है। दैन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोटेक्ट करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। ये एडमिनिस्टर करती है पेरिस कन्वेंशन, दैट इज़ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से हमने रिलेटेड था, वो भी एडमिनिस्टर करती है। बर्न कन्वेंशन ऑन कॉपीराइट वाला एडमिनिस्टर करती है। वाशिंगटन कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, वाशिंगटन ट्रीटी है वो रिलेटेड है लेआउट डिज़ाइन ऑफ IC चिप्स से रिलेटेड है। दैन नाइस एग्रीमेंट BW इसका है, विपो के अंदर आता है। नाइस एग्रीमेंट क्या है, पर्पज ऑफ रजिस्टरिंग ट्रेडमार्क से रिलेटेड है, रजिस्टरिंग ऑफ ट्रेडमार्क एंड सर्विस मार्क से हैं। वियना कन्वेंशन है वो फिगरेटिव एलिमेंट्स है, जैसे कि हमारा कोई फिगर बना ले
फिगर यानी इमेज है उससे रिलेटेड है वियना कन्वेंशन। लोकार्नो एग्रीमेंट इज रिलेटेड विद अगेन इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो ये लोकार्नो एग्रीमेंट इंडस्ट्रियल डिजाइन से है, वियना फिगरेटिव एलिमेंट से है। नाइस एग्रीमेंट इज रिलेटेड विद ट्रेडमार्क्स एंड सर्विस मार्क। एंड इन सब को क्या है, ये WP वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं। एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन है वो पेरिस कन्वेंशन एज वेल एज बर्न कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन जो कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे है, बर्न कन्वेंशन जो कि आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क पे उसको एडमिनिस्टर करता है। वाशिंगटन कन्वेंशन इज ऑन लेआउट डिजाइन ऑफ IC। दैन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। देन वर्ल्ड ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। एंड इंटरनेशनल IP इंडेक्स है, ये US चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज करता है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एक और इशू बच गया शुगर सब्सिडी का, जो इशू है वो है, तो इंडिया शुगर सब्सिडी का इशू है WTO में इंडिया का। तो इंडिया देता है फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस देता है शुगर पे, ये प्राइस है FRP देता है शुगर पे, ठीक है। तो इस पर वो क्या होती हैं, शुगर मिल्स हैं वो फार्मर्स से शुगर कैन बाई करती हैं FRP पे, तो इट इज़ काइंड ऑफ सब्सिडी। FRP पे बाई करेगी तो ये क्या है, MSP की तरह की सब्सिडी है, अम्बर बॉक्स वाली। दूसरा क्या है, एक्सपोर्ट सब्सिडी भी दी जाती है। एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाती है किसको, जो मिल्स हैं, वो लोग हैं मिल्स हैं, उनको एक्सपोर्ट कराने के लिए सब्सिडी दी जाती है ताकि वो फार्मर्स को उनका ड्यू है वो पे कर सकें। यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिर जाता है तो क्या है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, इसका फ्लक्चुएट होता है प्राइस, जिसके कारण बहुत सारे के टाइम पे उसको पे नहीं किया जाता है फार्मर्स को टाइम पे। ट्रिम्स है वो ट्रेड रिलेटेड, ट्रिम्स क्या हैं, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं। एंड उसके अंदर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा। इसके अंदर ट्रिम्स के अंदर इज रिलेटेड टू ओनली गुड्स, गुड्स से ही रिलेटेड है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। एंड उसके अंदर क्या क्या प्रोहिबिटेड है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, जैसे कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट है, डोमेस्टिक और लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट हैं। जैसे कि हमारा जो सोलर पैनल का जो हम कोई सोलर प्लांट एस्टेब्लिश करते थे, इंडिया ने कहा था कि सोलर पैनल का जो है वो इंडिया में ही बने होने चाहिए थे, वो हम केस हार गए थे WTO में US के अगेंस्ट। तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भी इसमें एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भी प्रोहिबिटेड है। तीसरा है डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट ही प्रोहिबिटेड है, इट इज़ नॉट अलाउड। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, तो इनको माना जाता है कि ये ट्रेड डिस्टोर्टिंग है अंडर ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर है, इन्वेस्टमेंट करा रहे हो तो इससे ये ट्रेड डिस्टोर्टिंग माना गया है। डोमेस्टिक और लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इस तरह की कोई भी कंडीशन होगी वो ट्रेड डिस्टोर्टिंग होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमने देख लिया है 1996 1997 वाला। दैन ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में कौन कौन सी और आ जाएगी वो हम देख लेते हैं, ग्रीन बॉक्स में कौन कौन सी है। रिवाइज ग्रीन बॉक्स में कौन कौन सी क्लासिफाइड हैं, ग्रीन बॉक्स में आ जाएगी PDS, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी जाती है, ये नोट कर लीजिए आप, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। दान PDS सब्सिडी है, PDS सब्सिडी किसके लिए है, कंजम्पशन के लिए है, तो इसके कारण वो क्या है ग्रीन बॉक्स में आती है। थर्ड है स्टॉक पाइलिंग ऑफ फूड, स्टॉक पाइलिंग ऑफ फूड कर रहे हो तो वो भी क्या है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी आती है। दान इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स है, जैसे कि PM किसान है, PM किसान है, रायतु बंधु स्कीम हम देख चुके हैं पहले ही, रायतु बंधु है वो क्या है ग्रीन बॉक्स के अंडर आती है। एंड जो अम्बर बॉक्स के अंदर है, अम्बर बॉक्स में कौन सी हो जाएगी फिर, अम्बर बॉक्स में MSP है, ट्रेड डिस्टोर्टिंग वाली है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब सारी आ जाएगी इसमें अम्बर बॉक्स में। एंड ब्लू बॉक्स में नॉट एनी अलाउड हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हम अब देख चुके हैं, तो ये हमारा लेक्चर हुआ ख़त्म। धन्यवाद।